और कहीं न कहीं वो संविधान पे कालिख पोतने की कोशिश कर रही हैं, जो कि पूरे देश की जनता को स्वीकार योग्य नहीं है। बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्लियर मैंडेट है, वो फ्लोर टेस्ट को पूरी तरीके से वैलिड करेंगे, दिखाएंगे गवर्नर के सामने और एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि उन्हें लोकतंत्र का, जनमानस का, भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए। अगर जो सनातन नीचा दिखाने वाला, चाहे बंगाल में ये करते हो, उधर एम के स्टालिन के बेटा उदयगिरी स्टालिन देखिए पूरा डीएमके ही जो है इरेडिकेट हो गया, उन्मूलन हो गया। ना सिर्फ आईपीएस अधिकारी के लिए बल्कि आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए भी उन्होंने कहा। और अभी भी मैं मानता हूं बंगाल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग अवैध घुसपैठिए हैं। 2 लोगों का मैंने बहुत अच्छे तरीके से बौखलाहट देखा। पहला अरविंद केजरीवाल जी का और दूसरा जो है अखिलेश यादव का। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आज सुप्रीम के परिसर में, हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता विशाल जी। और दोस्तों मैटर है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अप्रत्याशित जिस तरीके का रिजल्ट आया, ममता बनर्जी का हालत तो वो हो गई है कि वो अब इसको एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। अब वो किस तरीके से सीट ना छोड़ने के, रिजाइन ना देने की बात कर रही है, जो कि किस तरीके से संवैधानिक तौर पे ये एक्सेप्टेबल है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विशाल जी हैं। विशाल जी कैसे देख रहे हैं? वो तो पहले हार नहीं मान रही हैं, अब तो कह रही है मैं रिजाइन तक। देखिए, ममता बनर्जी की मैं नैतिक हार मानूंगा और कहीं न कहीं वो संविधान पे कालिख पोतने की कोशिश कर रही हैं, जो कि पूरे देश की जनता को स्वीकार योग्य नहीं है। बंगाल की जनता तो ममता बनर्जी को सफर कर रही है, बल्कि पूरे देश में एक ऐसा प्रेसिडेंट वो सेट कर रहे हैं कि आगे कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव हारे और इस तरीके का व्यवस्था करे। आगे चलकर हो सकता है कि और भी स्टेट में चुनाव हो और वहां का मुख्यमंत्री हारने के बाद क्या है कि हम तो हट कर रहे हैं, हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो इस तरीके से चुनाव नहीं चलता है, इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र में आपको जनता की भावना का पूरा सम्मान करना पड़ेगा और अगर आप सम्मान करने में सफल नहीं रहे तो अगली बार भी आप चुनाव नहीं जीतेंगे। ऐसा ही मामला हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अखिलेश यादव को जनता ने नकारा और फिर जब उन्होंने जनता के पूरे मतगणना को सम्मान नहीं किया तो अगली बार भी चुनाव में वो हारे। और कहीं ऐसा ना हो कि अब ममता बनर्जी दोबारा अपने जीवन में कभी किसी भी चुनाव में जीत करना है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में भी वो हार की शिकस्त को खानी पड़ी है उनकी। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उन्हें लोकतंत्र का, जनमानस का, भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए। अगर वो सम्मान नहीं करेंगी तो आने वाले समय में वो सिर्फ चुनाव ही नहीं हारेंगी, लोगों में अपना विश्वास भी हारेंगी। वो तो ये कह रही है ना कि ये जनता ने मुझे नहीं हराया, ये ज्ञानेश जी वो इलेक्शन कमीशन। देखिए, हमेशा मैंने देखा है कि कोई भी चुनाव हारता है तुरंत इलेक्शन कमीशन पर, ईडी पर, सीबीआई पर आरोप लगा देता है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव चला गया। तो क्या उन राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव नहीं जीता है? केरल जैसे स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से मेहनत कर रही है, सिर्फ 2 से 3 सीटें जीत कर आई हैं। तो क्या वहां पर इलेक्शन कमीशन ने उनका मदद नहीं किया? तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पे एक नई पार्टी जो 2 साल पहले रजिस्टर्ड होती है, वो प्रचार करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और इस बार सबसे ज्यादा लार्जर पार्टी बनकर आते हैं, सबसे ज्यादा विधायक उनके हैं। तो क्या वहां पर इलेक्शन कमीशन और ईडी सीबीआई का मिसयूज नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं ये आरोप निराधार है। विपक्ष का सिर्फ एक काम बन गया है, हाई कोर्ट के ऊपर तंज कसिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तंज कसिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तंज कसिए, ईडी और सीबीआई को घेरिए और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि जनता ने साफ तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को चुनने का काम किया है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार के नाम पे हो, चाहे वो सबका साथ सबका विकास के नाम पे हो, चाहे वो सबके विश्वास के बात पे हो। भारत की जनता ने अब मान लिया है कि मोदी जी ही उनके नेता होंगे और जिस जिस राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहां वहां चुनाव में उन्हें जीत मिलेगी। 4 तारीख को जो धमकी दी जाए थी खींच लाएंगे, अब वो फवकते रोते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं? चाहे भतीजा हो चाहे उनके नेता हो। देखिए, ये रोने से पहले उनको खुद आत्ममंथन और विचार करना चाहिए था कि एक आईपीएस के लिए, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने नियुक्त किया है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये बात बोली कि कोई भी अगर कानून हाथ में लेगा तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि हम घसीट के लाएंगे, चटी का दूध याद दिला देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, आपका तबादला करा देंगे, ये गलत है। ना सिर्फ आईपीएस अधिकारी के लिए बल्कि आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए भी उन्होंने कहा कि इनको हम बंगाल में घुसने नहीं देंगे। मैं अब इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल भारत का भाग नहीं है? क्या गृह मंत्री जी बंगाल के गृह मंत्री नहीं है? क्या गृह मंत्री जी एक भारत के नागरिक नहीं है जिनको इस तरीके से परेशान किया जाएगा, ऐसे शब्द बोले जाएंगे? तो ये बंगाल की जनता ने ना सिर्फ चुनाव हराया है बल्कि ऐसे अहंकारियों का अहंकार भी तोड़ा है। इसे सबको मानना चाहिए। मैं बंगाल की जनता को साधुवाद करता हूं कि इतनी प्रबुद्ध जनता इतने दिनों से कैसे
ये सब चीजें झेल रही थी, और जब हटाया तो क्लियर मैंडेट के साथ ऐसे पूरे चीजों को हटा दिया। ये किस तरीके का इनका मतलब रवैया है? एक तरफ तो पहले ये ओपिनियन पोल पे मतलब एतराज करते हैं, फिर एग्जिट पोल पे एतराज करते हैं, कहते हैं कि ये सब फेक है, ये मीडिया का बनाया हुआ, गोदी मीडिया का। फिर ये जब इजेक्ट आते हैं रिजल्ट तो फिर वही बात। तो ये किसी भी तरीके से या तो वो इस चुनाव को बहिष्कार करें या फिर वो करवाने के बाद ये क्या लगता है पब्लिक? देखिए, पब्लिक ने कभी विश्वास इनके ऊपर नहीं किया है। पब्लिक ने विश्वास किया है बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए आए, इनको हमेशा वोटिंग में एज करते रहे, मदद करते रहे, और उन्हीं की वजह से ये इतनी सीटें जीतते रहे। 2021 के चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो 200 सीटें ऐसी थीं जिसपे कि हार और जीत का मार्जिन 10,000 वोट से कम था। उसी को मैनेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में किया है। उन्हीं सीटों पर ज्यादा दमखम लगाया है और इसको जीत में बदल दिया है। और ये 10,000 5,000 मार्जिन वाले लोग SIR से बाहर निकल गए, इन्हें बांग्लादेश का रास्ता देखना पड़ा। और अभी भी मैं मानता हूं बंगाल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग अवैध घुसपैठिए हैं। SIR और CA NRC अगर सही तरीके से कराया जाए तो ये बाहर का रास्ता देखेंगे। कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो सरकारी पोस्ट पर हैं, स्पोर्ट्स में हैं, और ऐसे ऐसे पोस्ट पे हैं जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। हमारे पास जो बंगाल के ग्राउंड रिपोर्टर हैं, उन्होंने तो एक डाटा प्रस्तुत किया। उस डाटा में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, डॉक्टरी से जुड़े हैं, मेडिकल से जुड़े हैं, और वो लोग बंगाल के अंदर एक नागरिक बनकर रह रहे हैं जो बांग्लादेश के हैं। केजरीवाल की परेशानी कुछ ज्यादा नजर आ रही है। अभी भी बाप मतलब एक तो देख रहे हैं बार बार बाप का है, बाप का आप कह रहे हैं। 7 सांसद जो पंजाब के थे उनको इन्होंने हथिया लिया, कह रहे हैं ये वोट से नहीं तो मतलब MLA को हैक करके किसी भी तरीके से ये सब पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, इन लोगों को मैं कहूंगा कि बंगाल के हार के बाद 2 लोगों का मैंने बहुत अच्छे तरीके से बौखलाहट देखा। पहला अरविंद केजरीवाल जी का, और दूसरा जो है अखिलेश यादव का। जो अखिलेश यादव हिंदुओं के लिए यह कहते रहे कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, हिंदू देवी देवता हो गए। जो अखिलेश यादव रामचरितमानस के फाड़े जाने का और जलाए जाने का विरोध करने लगे, वो बंगाल चुनाव हार के बाद अगले दिन पोस्ट करते हैं, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहों को डरना। उनको भगवान याद आ रहे हैं, हनुमान जी याद आ रहे हैं। तो ऐसे भगवान याद आते रहने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको ऐसे ही भगवान का सुमिरन कराने के लिए बार बार चुनाव हराते रहें। क्योंकि जब ये जीत जाएंगे तो सिर्फ आपको मस्जिदों में दिखेंगे, मंदिरों में कभी नहीं दिखेंगे। सिर्फ अल्लाह का जो है पाठ करते दिखेंगे, भगवान का पाठ करते कभी नहीं दिखेंगे। सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए आरक्षण की बात करेंगे, महिला रिजर्वेशन की बात करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में सीट की बात करेंगे। सामान्य लोगों के लिए, OBC वर्ग के लोगों के लिए, SC ST वर्ग के लोगों के लिए ये कभी ऐसा बयान नहीं देंगे। अब इस तरीके से चुनाव होने के बाद ऐसा दावा करना क्या लग रहा है संवैधानिक तौर पे कहाँ जाता है? मतलब कि ये बयान का कोई मतलब है? क्योंकि बोला जाता है कि कोई विवाद, कोई बयानबाजी की जाती है चुनाव को देख के की जाती है। अब चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद इस तरीके का बोलना मैं नहीं हटूंगी, क्या लगता है? क्या दोबारा से देखिए, आर्टिकल 153 में यह कहा गया है कि एक गवर्नर का चुनाव होगा जो कि गार्जियन ऑफ द स्टेट होगा। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया है कि गवर्नर के प्लेजर पे मुख्यमंत्री की चुनाव होगा और मुख्यमंत्री के कहने पे गवर्नर और मंत्रियों को चुनेगा। तो जब 7 मई को ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो जो है गवर्नर वहां के जो होंगे वो उस पार्टी को बुलाएंगे जिनके पास पूरी तरीके से बहुमत सिद्ध करने का अधिकार है। अगर वो पार्टी फ्लोर टेस्ट में पास हो जाती है तो उन्हीं पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आगे इसमें यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्लियर मैंडेट है, वो फ्लोर टेस्ट को पूरी तरीके से वैलिड करेंगे, दिखाएंगे गवर्नर के सामने। और SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट अगर कोई नेता प्रूव कर देता है, सारे विधायक बहुमत के उसके पक्ष में होते हैं, तो मुख्यमंत्री उसे चुना जाना चाहिए। और फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर होना चाहिए, न कि विधानसभा के बाहर। और विधानसभा के बाहर का काम ममता बनर्जी कर रही हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। कभी कहती हैं कि मुझे कोई लात मार दिया, कभी कहती हैं मेरी साड़ी खींच ली, कभी अपने आप को द्रौपदी बनने लगती है। तो ये सब चीजें उन्हें अभी याद आएंगी 2-4 दिनों तक, एक बार जब वो चुनाव पूरी तरीके से दूसरे मुख्यमंत्री चुनकर आ जाएंगे। और फिर इनके ऊपर जांच बैठेगी, चाहे वो IPEC का घोटाला हो, चाहे RG कर रेप मेडिकल केस का हो मामला, चाहे और कोई भी मामला। तो ये जब जेल जाते हुए नजर आएंगी तो फिर कहेंगे तो अगर अभी ये संवैधानिक तौर पर पद पर नहीं हटती है तो क्या लग रहा है लीगली कोई एक्शन बनता है? नहीं, देखिए 7 मई के बाद तो ये ऐसे ही हट जाएंगे, नहीं दे रिजाइन।
और हट कर ले, लेकिन नहीं, संविधान अब केजरीवाल साहब हैं, तिहाड़ जेल से चलाते हैं, वो सीएम पद रहते हैं, वो रिजाइन नहीं देते, तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये वो विपक्ष है जो संविधान का नीला किताब लेकर जनता के बीच घूमेगा और कहेगा कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम महिलाओं के रक्षक हैं, महिला आरक्षण को बचाएंगे, हम आरक्षण के रक्षक हैं। और जब असल में इसको प्रोटेक्ट करने की बात आएगी तो उसको ब्रीच करते हुए ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुखिया लोग दिखेंगे। तो ये चीजें गलत है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में भारत के कानून को और मजबूत करने के लिए ऐसे तमाम नेता जो ऐसा काम करें, इनका पेंशन छीन लेना चाहिए, फिर ये खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी अधिवक्ता सूरज झा जी, प्लीज टिप्पणी कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत गलत टिप्पणी है और हमारे साथी अधिवक्ता विशाल जी ने बहुत अहम मुद्दों पे अपना प्रकाश डाला है। उसमें मैं 2-4 चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ कि देखिए, ममता बनर्जी को सिर्फ 48 घंटे से भी कम वक्त है। अनुच्छेद 164 में साफ लिखा है कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब साफ है कि गवर्नर ही मुख्यमंत्री को चुनता है और गवर्नर चाहे तो हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो ममता बनर्जी चाहे दें या ना दें, उनको बर्खास्त होना होगा। और नए जो शासन, जो भी नए बीजेपी के वो हैं विधायक दल के नेता, बहुमत दल के नेता होते हैं, वो प्रस्तावना देंगे। जो राजभवन है यानी उसमें गवर्नर हाउस, वहाँ से उनको फ्लोर टेस्ट के लिए बोला जाएगा कि आप दीजिए, अपना बहुमत दिखाइए, और तुरंत शासन बनेगी। ममता बनर्जी ये सब सारी चीज़ें इसलिए कर रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो पुराने काले चिट्ठे हैं जो कर रखा है, चाहे वो शारदा चिटफंड का मामला हो, चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे आरजीकर मेडिकल का मामला हो, चाहे आईपैक का मामला हो, चाहे जितने भी जो इलीगल हैं, आप समझिए कि बंगाल में लोग इस तरीके से खुशी मना रहे हो जैसे किसी कैदी को जेल से रिहाई मिल गई हो। 15 साल तक जिस तरीके से दाबिश दे करके रखा गया था हिंदुओं को, सनातन को और सारा कुछ, उनके एक सांसद को आँख में मदीना और हिना दिखता है, पता नहीं क्या क्या दिखता है, काबा और मदीना दिखता है, और वहाँ पे जय श्री राम को लेकर के उठान तो सनातन के और महिलाओं को आरजीकर मेडिकल जो रेप विक्टिम थी, जो एक्सपायर कर गई, बड़ा दुर्भाग्य घटना घटी थी, उनकी मदर को भी उन्होंने बड़ा टारगेट किया कि ये सहानुभूति की लड़ाई लड़ रही हैं, और बीजेपी ने जो है उनको सीट दिया। तो हाँ, और बहुत जनता ने उनको बहुत सारा प्रेम भाव दे करके उनको जिताया भी है। उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जो वुमेन्स सेफ्टी है वो बहुत बड़ा कंसर्न रहा चुनाव में, और बंगाल की महिलाओं ने इस बात को माना कि नहीं, यहाँ पे देश सुरक्षित नहीं है और मतलब राज्य में सुरक्षित नहीं है। और जो मुख्यमंत्री खुद ही कहे कि 10 बजे के बाद महिलाओं को निकलना मुश्किल है या नहीं निकलना चाहिए, अब सोच लिए वो कितनी मजबूर मुख्यमंत्री होगी और क्यों कर रही होगी। तो मैं मानता हूँ कि जनता को बहुत अच्छा शासन मिला है, शासन परिवर्तन की ज़रूरत था। अभी 15 साल में सारी चीज़ें लोग त्रस्त हो गए थे। मुस्लिम तुष्टीकरण हो, जॉब नहीं है, प्लस वुमेन सिक्योरिटी, बहुत सारे एंगल थे। सनातन की बदनामी, जो सनातन को नीचा दिखाने वाला, चाहे बंगाल में ये करते हों, उधर MK स्टालिन बेटा उदयगिरी स्टालिन देखिए, पूरा DMK ही जो है इरेडिकेट हो गया, उन्मूलन हो गया। तो मैं मानता हूँ कि सनातन के लोग जो है बहुत अपने मर्म को समझते हैं, और ये टुटपुंजिए नेताओं से सनातन इतना कमज़ोर नहीं कि इनके कहने से उखड़ जाएगा। सनातन बहुत मजबूत सनातन की जड़ें बड़ी मजबूत हैं और बहुत अंदर तक हैं। मैं मानता हूँ कि बंगाल के लोग को तहे दिल से आभार कि आपने एक नए लोगों को नए पद के साथ नई जिम्मेदारियाँ दी हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक बंगाल में भी होंगे। ओझा साहब का बयान चल रहा है, हाँ पूरी कंप्लीट। हाँ बोलिए, ओझा साहब क्या कह रहे हैं? ओझा साहब का बयान ये चल रहा है, वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर जो वोट चोरी और इलेक्शन का बताते हैं ना कि जो इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ रखी है, कह रहे हैं कि वो सब चीजें राज खुल जाएगा अगर ममता बनर्जी हार जाती है, तो इसलिए उसको जिताते रहेंगे ताकि ये ईवीएम वाली चोरी को चलाते रहेंगे। ओझा साहब कुछ नहीं है, वो टीचर के नाम पे दिन भर बकैती करते रहते हैं। न सही टीचर बन पाए, न ही सही नेता बन पाए, न सही कुछ। एक बार बीजेपी से लड़े और बीजेपी से सॉरी आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से उम्मीद कर रहे थे टिकट का, आम आदमी पार्टी से परपटगंज से वहाँ हार गए, फिर राजनीति छोड़ दिए। फिर ये गए थे आम आदमी पार्टी में, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक नेता ने इनको टोक दिया कि आप पार्टी लाइन से बाहर बात नहीं कर सकते, इनकी औकात तो इतनी ही। ये कौन होते हैं? ये सिर्फ समाज को बड़गलाने वाले लोग हैं। तथाकथित विद्वान कहते हैं, आता जाता इनको कुछ नहीं है, केवल धुआंबाजी करने से कुछ नहीं होता है। कट्टा ले लिए, राजा बन गए, ये कर ले, सिगरेट पियो। केवल युवकों को, जो नए युवक हैं जो IAS की सपने दिखाते हैं, ये जितने कोचिंग वाले हैं, भारत के यूथ को अगर बर्बाद करने में किसी एक का योगदान है तो कोचिंग वालों का। जो बच्चा SSC नहीं निकाल सकता उसको IAS का ख्वाब दिखा देते हैं कि बेटा तुम एक बार IAS जिंदगी में। विकास दिवकृति नाम का एक टीचर है, वो कहता है जिंदगी में कुछ करो मत करो, IAS की तैयारी करूँ, उससे तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब पता चलेगा। अरे भाई 5-7 साल आदमी बर्बाद कर लेगा, 2-4-5 लाख रुपया खराब करेगा, उस SSC नहीं निकले वो UPSC का निकाल पाएगा। बड़ा सवाल यह है कि टीचर, ये लोग टीचर के नाम पे सिर्फ उद्योग धंधा चलाते हैं। अब तो जहाँ भी कोई उसी का नमूना है, और कुछ पढ़ाता रहता है, कोई नहीं है। उसका वीडियो देखेंगे, पढ़ाने ज़्यादा बकैती करता है, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए।
हटना पड़ेगा उनको। ममता बनर्जी को संविधान ये कहता है कि उनको हटना ही हटना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो लाइन बहुत क्लियर है। सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह, आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा संवैधानिक मुद्दा फंस गया कि एक हारी हुई इतनी थम मेजोरिटी के देखिए, साथ। कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं फंसा हुआ है। ये माने या ना माने, ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा। वो रिजाइन नहीं देते, ये है यहाँ देखिए, से दोनों की बड़ी बात। सिचुएशंस अलग अलग थी। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना उनका कुछ है ना, टर्म कहीं सुनिए, लोकसभा। अरविंद केजरीवाल जी का टर्म था अभी, इनका टर्म खत्म हो चुका है। इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो इन्हें डिसमिस किया जाएगा। और ये पावर ऑफ गवर्नर का है। गवर्नर का पावर है कि इन्हें एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना है। जिद करती हैं तो जिद करने पे ये फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगी। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी सर, अंत में ओझा साहब के बयान में बताया, उनके ऊपर क्या कहेंगे? ओझा साहब कह रहे हैं कि ये ईवीएम वाला जो गेम है ना, जो ये करते हैं गड़बड़, उसको ये चलाने के लिए कि जी हम नहीं करते हैं, वो ममता को जिताते रहेंगे, कहेंगे देखो हम ममता तो जीत रही है, ईवीएम में हम गड़बड़ कहाँ करते हैं। लेकिन अब वो ये बयान वायरल हो रहा है, कैसे कहेंगे उसमें? देखिए, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ओझा जी जो भी करते हैं करते रहें, जो भी बयान देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भारत के संवैधानिक तंत्रों को अगर गलत किसी ने भी गलत करने की कोशिश की है तो वो विपक्ष ने, चाहे वो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता के ऊपर आरोप लगा के, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गलत ठहरा के, चाहे बार बार सरजील इमाम और तमाम ऐसे मुद्दों में जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उनमें बेल देने की जरूरत नहीं, उस मुद्दे को उठाकर, चाहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर तंज कस के, चाहे ईडी और सीबीआई के लिए कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी करके, वो काम विपक्ष ने किया है। मेरा मानना है कि भारत को, जनता को विपक्ष अब बख्श दे, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा अब कुछ नहीं हो सकता। आप हमें हमारे मन में यह चीज़ भरना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है, हमारे मन में यह भरना चाहते हैं कि आरक्षण छीना जा रहा है, हमारे मन में यह भरना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे चल रहा है, हमारे मन में यह भरना चाहते हैं कि जितने भी संवैधानिक तंत्र हैं वो फेल हो चुके हैं और सब गवर्नमेंट के इशारे पे चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा भीमराव का संविधान बहुत ही मजबूत है और ये संविधान सबको अधिकार देता है, किसी से अधिकार छीनने की बात नहीं करता जब तक कि वो कानून ना तोड़े। और ऐसे में किसी का ये आरोप लगाना कि ये संस्थाएं गलत हैं, वो आदमी खुद अपने आप में गलत है, अपना मूल्यांकन नहीं कर रहा है। इसी देश में और जगह पे आप चुनाव जीतेंगे, आप कहेंगे सब कुछ ठीक था, कुछ जगह चुनाव हार जाएंगे, आप कहेंगे कैसे हो सकता है, जब मोदी की लहर थी तब तो नहीं जीते दिल्ली, अब कैसे जीत सकते हैं, जब मोदी की लहर थी तब तो नहीं जीते बंगाल, अब कैसे जीत सकते हैं। तो उन लोगों को मेरा कड़ा संदेश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लहर तब भी थी, अब भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। इसे कोई झुटला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और इस देश की महिलाओं ने जिसका हाथ थाम लिया वो इंसान कभी पीछे हो ही नहीं सकता। इस देश की महिलाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर अपना एक विकास देखा है, अपना नेतृत्व देखा है, अपना सहयोग देखा है, समर्थन देखा है और कहीं ना कहीं उनमें एक भरोसा जताया है कि यह वो व्यक्ति है जो हमारे अधिकारों को लेकर आएगा। और मैं गर्व के साथ कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाई है, आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे। अंत में पंजाब में क्या लग रहा है, क्योंकि 7 सांसदों का जाना और अब नेक्स्ट कह रहे हैं पंजाब का? देखिए, पंजाब में बहुत ही कड़ा चुनाव होने वाला है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी जिसे कैंडिडेट खड़ा करेगी वो अपने आप बिना प्रचार किए जीत जाएगा। तो अब पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि पंजाब में होना चाहिए। अकेले योगी जी महाराज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काफी हैं, किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी भी फायर ब्रिगेड नेता की जरूरत नहीं है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नेता की जरूरत नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी अगुवाई करने वाले युवा नेता योगी आदित्यनाथ जी महाराज रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को फोकस करना चाहिए तो पंजाब में, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां से बार बार खालिस्तानी मूवमेंट को सहारा दिया गया है, उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है और खालिस्तानी झंडे भी फहराए जाते हैं। तो अब पंजाब वासियों को सोचना है कि क्या वो बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह अपने क्षेत्र की राजनीति को बदलकर डबल इंजन की सरकार चलाना चाहते हैं या फिर ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं जो देश को अलग थलग करने की बात करते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथ
इस देश में संविधान है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो हाई कोर्ट, ना तो यहाँ के नेता, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, कोई भी नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसे संविधान को लिखा है जिससे बड़ा कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता है जो संविधान को अपने अंदर आत्मसात करती है और संवैधानिक अवमूल्यों का जो पालन नहीं करेगा वो ममता बनर्जी की तरह हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। देखिए संवैधानिक तौर पे क्या बनता है, किस तरीके से बयानबाजी की गई है ममता बनर्जी द्वारा, और हारने के बाद इस तरीके से बौखलाहट कहीं भी संवैधानिक नहीं है, और ये सारी चीज़ें कल 7 तारीख को क्लियर हो जाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं, जरूर अपनी राय कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।